एस्बेस्टॉस क्या करता है, जो हमारे लंग्स में एल्यूली प्रेजेंट होती हैं, इनमें जो एयर सैक्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, इनको क्या करता है, डैमेज करता है और डैमेज करके एक लार्ज एयर सैक्स बना देता है। ठीक है, जिससे क्या आता है कि एल्यूली का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा पूरा लंग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एफाइज्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइको। उत्तराखंड वन दरोगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की 18वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले पिछली वीडियो में हुई गलती को करेक्ट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। इफ़ द फर्स्ट एंड द थर्ड मेंबर ऑफ अ डोबिनियर ट्रेड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, द सेकंड मेंबर ऑफ दिस ट्रेड इज। यदि डोबिनियर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी है, तो उस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो चलिए पहले हम डोबिनियर ट्रेड देख लेते हैं। डोबिनियर ने अपनी ट्रेड में यह कहा था कि जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। जैसे 7 है लिथियम का, 39 पोटेशियम का, इसका एवरेज निकाला 23, ये किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 30, एंटीमनी का होता है 121.72। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो आएगा हमारा 75.2, जो कि हमारा आर्सेनिक का एटॉमिक मास होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आर्सेनिक। ओके, मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ये एसिडिक के नेचर में। जो भी एसिड होता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड वाटर में H+ आयन देता है। ठीक है, अगर कोई भी एसिड होगा उसकी मेन कैरेक्टर क्या होगा, वो एसिड वाटर में क्या देगा, H+ आयन देगा। और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसका pH होता है 5.5 to 6.5 के बीच में। ठीक है, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द टेबल अपीयर्स फर्स्ट फ्रॉम डैश निकेल। मैंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देती है। ठीक है, अब हम थोड़ा मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे। मैंडलीव की जो ये पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, मतलब कि एलिमेंट को उसने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। लेकिन मैंडलीव ने कुछ एलिमेंट जैसे कि कोबाल्ट और निकेल, इसको एटॉमिक मास के बेस पे किया। उसने कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा क्योंकि जो कोबाल्ट की प्रॉपर्टी थी वो इस ग्रुप से रिजेंबल करती थी। मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। उन्होंने इस गैप को डिफेक्ट न बताकर ये कहा था कि फ्यूचर में इस गैप में यहाँ पे इस स्थान पे कुछ न कुछ एलिमेंट आएंगे। अब चलिए मैंडलीव के कुछ ड्रॉबैक देख लेते हैं। मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया था। उसने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा और उसने हाइड्रोजन को हीलियम के साथ भी रखा। दूसरी चीज़, मैंडलीव ने कहा तो था कि वो अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे बना रहा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को रेगुलर एटॉमिक मास के बेस पे नहीं रखा। जैसे कि अभी हमने देखा कोबाल्ट है निकेल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था निकेल से, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया निकेल से। और उसने जो 2 डिसिमिलर एलिमेंट थे, मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती थी, उनको भी साथ में रखा था, जैसे कि मरकरी एंड कॉपर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन था कि मैंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई दी। तो अभी हमने देखा निकेल से पहले क्या रखा गया है, कोबाल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र डैश है। जो केमिकल फार्मूला होता है फेरस सल्फेट का, वो होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O को, इस फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। तो अब हम थोड़े से और विट्रॉल देख लेते हैं। जैसे CeSO4.5H2 को ब्लू विट्रॉल कहते हैं, Ne2SO4.10H2 को ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, CaSO4.2H2 को जिप्सम कहते हैं, FeSO4.7H2 को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, जो अभी हमने देखा। ZnSO4.7H2 को वाइट विट्रॉल कहते हैं, MgSO4.7H2 को इप्सम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज प्लेस्ड इन पीरियोडिक 5। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये है हमारी नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ याद होगी तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको इसको ऐसे ही याद करना है, सीरीज़ में ही याद करना है। पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, अब हम थोड़ा भी जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसे कहते हैं एल्कली मेटल,
सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्कली अर्थ मैटर। ये हो गया हमारा हैलोजन। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो हमारा आंसर है जिनॉन। जिनॉन को 5वें पीरियड में रखा गया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज कॉल्ड डैश। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। एक होता है हमारा ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है, ऑडिबल साउंड इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये ऑडिबल साउंड है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को हम सुन सकते हैं। नहीं हम उससे कम की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं, नहीं हम उससे ज़्यादा की साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 टर्म और आते हैं, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक। सुपरसोनिक वो होते हैं जिनकी वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मोर देन साउंड। मोर देन साउंड, जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, साउंड से ज़्यादा होगी, वो होगी हमारी सुपरसोनिक। और जिनकी वेलोसिटी, एक होता है हमारा सबसोनिक, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, लेस देन साउंड। लेस देन साउंड, जिनकी वेलोसिटी साउंड से कम होगी वो हो गए हमारे सबसोनिक। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। अब यहाँ पे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कनेक्ट करने का काम करता है या फिर बाइंड करने का काम करता है, किसी चीज़ को बांधने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से जो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये स्किन को मसल से ज्वाइन करता है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन को मसल से ज्वाइन करता है। एक होता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करेगा। और हमारे लिगामेंट क्या करता है, बोन से कनेक्ट करेगा, लिगामेंट। एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैट की लेयर होती है, ये हमारी फैट की लेयर होती है, ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है एडिपोज टिश्यू। एक होते हैं हमारी कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे नोज, ईयर। ठीक है, एक होता है हमारा बोन। ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड भी क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट या कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो अभी हमने देख लिया कि ये बोन्स भी है, कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है। कौन सा हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्केलेटन मसल्स हमारा क्या नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेज अप्रॉक्सीमेटली। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ ह्यूमन ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कुछ भी पार्ट नहीं होता है। हाइंड ब्रेन का पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लैंगटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेज अप्रॉक्सीमेटली। जो एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1.36 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। अस्थि एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो ये देखिए, जो ये है मसल्स, ठीक है, ये मसल्स है। मसल्स को बोन से किसने जोड़ा हुआ है, टेंडन ने जोड़ा हुआ है। और ये बोन को बोन से किसने जोड़ा हुआ है, लिगामेंट ने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियां और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है आपस में, टेंडन जोड़ता है। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ मैन। मनुष्य के खोपड़े में कितनी अस्थियां होती हैं। आंसर इज 22। ह्यूमन स्कल में 22 बोन्स होती हैं। यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा मनुष्य का स्कल देख लेते हैं। जो ह्यूमन का स्कल है उसमें ये 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं यही
स्कल के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, आँख में रंग दृष्टि की उपस्थिति से प्रभावित होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा आई का डायग्राम देख लेते हैं। आई में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, कोरोइड, रेटिना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, स्लेरी बॉडी, विट्रस बॉडी। जो हमारा रेटिना होता है यही क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म कहाँ होती है, रेटिना में होती है। और कैसी इमेज फॉर्म होती है रेटिना में, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है रेटिना में। रेटिना में दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। ठीक है, जो कोन सेल होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर के लिए। और जो रॉड सेल होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के लिए, लाइट इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर क्वेश्चन, आँख में रंग दृष्टि की उपस्थिति से क्या प्रभावित होता है। अभी हमने देखा कि जो कलर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कोन्स पे, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोन्स, शंकु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द डिजीज कॉज बाय एस्बेस्टॉस इज, एस्बेस्टॉस के कारण होने वाली बीमारी है। चलिए हम पहले देख लेते हैं एस्बेस्टॉस कहाँ होता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो एस्बेस्टॉस करता है हमारे लंग को अफेक्ट करता है। एस्बेस्टॉस क्या करता है, जो हमारे लंग्स में एल्यूली प्रेजेंट होती हैं, इनमें जो ये एयर सैक्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, इनको क्या करता है, डैमेज करता है। और डैमेज करके एक लार्ज एयर सैक्स बना देता है। ठीक है, जिससे क्या आता है कि एल्यूली का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा पूरा लंग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एफाइज्मा। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया था एस्बेस्टॉस के कारण होने वाली बीमारी, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफाइज्मा। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोफ्लेविन इज आ, राइबोफ्लेविन क्या है। तो राइबोफ्लेविन एक क्या है, विटामिन है। अब हम यहाँ पे कुछ विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, B1 को थायमिन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। ठीक है, और ये हमारे विटामिन के सोर्स है कि हमें कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है। इनकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज कॉमर्शली यूज्ड, किस पौधे के लेटेक्स का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली या फिर हमारा कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट यूज़ होता है, किसका लेटेक्स निकाला जाता है, कि किसका लेटेक्स ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो वो रबड़ प्लांट का लेटेक्स उपयोग किया जाता है। ये देखिए रबड़ प्लांट है, इससे लेटेक्स निकाल रहा है। लेटेक्स कैसा है, वाइट कलर का एक फ्लूइड है। लेटेक्स हमारे काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि ग्लव्स बनाने में, च्युइंगम जो हम च्युइंगम खाते हैं वो भी इसी प्लांट का प्रोडक्ट है, रबड़ प्लांट से ही बनता है। हमारे ग्लव्स हो गए, स्विमिंग कैप्स हो गई, रबर बैंड हो गए, मैट्रेस हो गया, बलून हो गया, ये सब किससे बनता है, रबड़ प्लांट के। ये जो लेटेक्स निकलता है इसी से बनता है। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय। तो पहले हम थोड़ा क्लोरोफिल के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल हमारा एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो किस कलर के, जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के भी ग्रेना में क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट मेनली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड अवर क्वेश्चन, अवर आंसर इज क्लोरोफिल का सबसे पहले अलग थलग नाम किसने दिया था। तो क्लोरोफिल को सबसे पहले अलग थलग नाम दिया था कैवेंटो और प्लेटियन ने। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या लिया जाता है, एग लिया जाता है और स्पर्म लिया जाता है, जो कि टेस्ट ट्यूब में क्या कराया जाता है, इनको फर्टिलाइज़ कराया जाता है। फर्टिलाइज़ कराने के बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, ह्यूमन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है या जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी से या फिर मदर की बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, अंडे को गर्भाशय में निषेचित किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो गया। भ्रूण एक परखनली में अपना पूरा विकास करता है, ये भी गलत है। भ्रूण को 2 महीने के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, अंडे को माँ के शरीर से बाहर निषेचित किया जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो एग होता है उसे क्या करते हैं, मदर की बॉडी से बाहर
फर्टिलाइज करते हैं, तो हमारा आंसर कर जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका एक उत्पाद है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका प्रोडक्ट है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का प्रोडक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.H2O। अगर हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से फॉर्म होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? CaSO4.12H2O प्लस जो हाफ H2O होगा वो क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है। नाउ वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स। ध्वनि की पिच को इसके द्वारा मापा जाता है। तो ध्वनि की पिच को आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी के द्वारा नापा जाता है। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? पिच होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो पिच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगी? पिच भी कम होगी। अब हम यहाँ पे एक के टर्म होता है लाउडनेस, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो लाउडनेस होता है ये किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस हमारी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। जो हमारे सेम लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको हम क्वालिटी से डिफ़र कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और जिसकी लाउडनेस भी सेम होगी उसको हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? उसको हम क्वालिटी से पहचान सकते हैं कि ये अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ध्वनि की पिच को इसके द्वारा मापा जाता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक है। नाउ वेर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज। सबसे बड़ा अकशेरुक क्या है? तो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। वर्टिब्रेट क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट क्या होता है? ठीक है। इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में हमारी क्या होती है? बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है। जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होगी वो किस में आएंगे? वर्टिब्रेट में आएंगे। जिनमें बैकबोन अब्सेंट होगी इनमें क्या होती है? बैकबोन नहीं होती। ये किस में आएंगे? इनवर्टिब्रेट में आएंगे। वर्टिब्रेट के एग्जांपल हो गए जैसे ह्यूमन बींग, काउ, डॉग, जितने भी मैमल्स वगैरह हो गए सब किस में आएंगे? वर्टिब्रेट में आएंगे। इनवर्टिब्रेट में क्या आएंगे? जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें बैकबोन नहीं होती है वो किस में आएंगे? इनवर्टिब्रेट में आएंगे। जैसे अर्थवर्म हो गया, ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगी वो सब आएंगे हमारे इनवर्टिब्रेट में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्क्विड। स्क्विड में भी क्या नहीं होती है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है, बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हमारा इनवर्टिब्रेट में आ गया। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड टुगेदर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कितने? नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स टुगेदर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ये हमारे यहाँ रखे तो यहाँ पे गए थे, पर नीचे से अलग से ये रखे गए हैं। जो हमारे लैंथेनाइड्स है वो यहाँ पे प्लेस है और एक्टिनाइड्स हमारे यहाँ पे प्लेस हैं। लैंथेनाइड होते हैं हमारे 58 से लेके 71 तक के हमारे लैंथेनाइड्स हो गए और 89 से 103 एक्टिनाइड्स हो गए। ठीक है। 58 से जो पहले का एलिमेंट है 57 नंबर पे ये हो गया हमारा लैंथम, और 90 से पहले क्या आते हैं? 89 में क्या है हमारा? एक्टिनम। तो हमारे टोटल लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कितने हो गए? 28। तो जहाँ पर क्वेश्चन था लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या है 28। फाइट्स आर फाउंड इन विच रीजन। जीरोफाइट्स किस रीजन में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो भी हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेजर्ट। जो हमारे ओशंस में होते हैं प्लांट उन्हें क्या कहते हैं हम? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? हेलोफाइट्स। ठीक है। ये है हमारा जीरोफिटिक प्लांट। ठीक है। जितने भी जीरोफिटिक या डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें स्पाइंस ये प्रेजेंट होते हैं। ये नीडल्स या लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्पाइंस कहते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइंस इसलिए होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में क्या होती है? पानी की कमी होती है। अगर इनमें स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं ताकि इनमें क्या हो जाए? ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी मोज़ले द्वारा आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो अब यहाँ पे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। यह है हेनरी मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया था। तो आप जैसे देख सकते हैं हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। हेनरी मोज़ले ने 7 पीरियड्स बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होंगे, 18 ग्रुप्स होंगे। इन्होंने
मेटल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखा, नॉन मेटल्स को राइट हैंड साइड रखा, और जो आपको जिगजैग ये दिख रहा है ना, ये हमारे मेटोलाइट्स हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जो हमारी आधुनिक आवर्ती सारणी है, इसमें हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द कॉन्केव लेंस, हाउ विल द इमेज बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन? यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद ऐसा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम कॉन्केव लेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हैं तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ बनेगी? फोकस और ओ के बीच में बनेगी। ठीक है, और वो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैसी बनी? पॉइंट साइज बनी। और जितने भी जो इमेज फॉर्म होती है, जो नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस में, कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो ही टाइप से इमेज फॉर्म होती है। अगर एक तो अभी एक केस हमने देख लिया जब इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखेंगे। सेकंड है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? इन्फिनिटी में रख दें। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें तो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी इमेज, और फोकस पे भी कैसे बनेगी? पॉइंट साइज ही बनेगी। और इसका नेचर भी कैसा होगा? वर्चुअल होगी। और कैसी होगी? ये इरेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अपवर्तन के बाद बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। जो इमेज कैसी फॉर्म होती है? वो पॉइंट साइज फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम सोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन से फॉर्म होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोप का फॉर्मूला होता है CH3COO Na। सोप में एक हेड होती है, एक टेल होती है। जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? वाटर लविंग पार्ट होता है। टेल वाला पार्ट होता है वाटर हेटिंग पार्ट। हेड वाले पार्ट को आयनिक पार्ट भी कहते हैं क्योंकि हेड वाले पार्ट में क्या होता है? CH3COO वाला पार्ट होता है। टेल वाला पार्ट क्या होता है? नॉन आयनिक पार्ट। इसमें क्या होता है? CH3 वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन किसके होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लवण होते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फूड केन्स आर कोटेड विद टिन नॉट जिंक बिकॉज। खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं क्योंकि। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, जो ये मेटल्स हैं ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ये कम रिएक्टिव है थोड़ा, ये बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो जिंक की पोजीशन है और ये टिन की पोजीशन है। ठीक है, जो जिंक है वो क्या है? टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक है। अगर हम जिंक की कोटिंग करेंगे फूड केन्स में तो क्या करेगा? जिंक क्या करेगा? फूड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए हम जिंक की कोटिंग नहीं करते, टिन की कोटिंग करते हैं। अब हमने क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं क्योंकि जो जस्ता होता है टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 25 इज a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens emerge after refraction will be। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। के बाद कहाँ से निकलेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।